सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। निबंध क्या होते हैं? निबंध के कौन-कौन से अंग होते हैं? निबंध कितने प्रकार के होते हैं? ये सभी जानकारी आज हम हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं निबंध के बारे में। निबंध लेखन उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। अर्थात निबंध वह गद्य रचना है जिसमें हम किसी भी एक विषय के बारे में लिखते हैं। इसमें लेखक अपने विचारों को, जो वो सोचता है वह, और अपने भावों को, अपनी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से, इंप्रेसिव तरीके से व्यक्त करता है, प्रकट करता है। एक सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप निबंध तभी लिख पाएंगे जब आपको विषय का अच्छा ज्ञान है, आप विषय के बारे में पूरी तरह जानते हैं तथा उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है, अर्थात हर व्यक्ति अपने तरीके से चीजें लिखता है, अपने शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे में आपको विषय का अच्छा ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। अगर आप विषय के बारे में नहीं जानते तो आप कोई भी निबंध नहीं लिख सकते। इसीलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं, क्योंकि सभी की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। निबंध लिखते समय हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी हैं वो मुख्य बातें? जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार का आप निबंध लिख रहे हैं उसी के अनुसार आपको भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर निबंध आप किसी विचारात्मक विषय पर लिख रहे हैं जिस पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, तो आपको अच्छे शब्दों का, विचार के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 2, विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, अर्थात आपके विचार एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक विचार आपका किसी और दिशा में जा रहा है और दूसरा विचार आपने कुछ अलग लिख दिया। आपको अपने सभी विचारों को परस्पर जोड़ते हुए निबंध लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। और जब आप कोई किसी टॉपिक पे निबंध लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसके किस किस मुख्य बिंदु पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, फिर आपको उन मुख्य बिंदुओं पर लिखना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई बातों का सारांश लिखना चाहिए। आपने ऊपर जो भी बातें लिखी है निबंध में, अंतिम अनुच्छेद में उन सब का सारांश अर्थात उन सब का निचोड़ आपको लिखना चाहिए। नंबर 4, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ नहीं पाएगा। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया 200 शब्दों का और आप 300 या 400 शब्दों का लिख दें, उसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने शब्दों को आपको दिया गया है उतने ही शब्दों में आपको निबंध लिखने चाहिए। निबंध के मुख्य अंग पर अब हम चर्चा करेंगे। जब हम निबंध लिखते हैं, निबंध लिखना शुरू करते हैं, तो हम किन बातों को अपने ध्यान में रखते हैं? निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार तथा उपसंहार। सबसे पहले चर्चा करेंगे भूमिका पर। भूमिका क्या होती है? इंट्रोडक्शन। जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है वो भूमिका के लिए होता है, इंट्रोडक्शन के लिए होता है। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। यह वह दरवाजा है जहां से निबंध शुरू होता है, क्योंकि यहां से आप लिखना शुरू कर रहे हैं। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे कि आप किस विषय के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो यह भूमिका का पैराग्राफ होता है।
अतः यह अंश जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी 400 या 500 शब्दों का निबंध पढ़ना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पहला पैराग्राफ भूमिका प्रभावशाली है तो व्यक्ति पूरा निबंध आपका पढ़ना चाहेगा। भूमिका इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि पाठक इसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। तो आप इस तरह लिखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए। अपने निबंध को शुरू इस प्रकार कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपका निबंध पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। नंबर 2, विस्तार। विस्तार क्या होता है? विस्तार निबंध का वह अंग है जिसमें आप अपने विषय को पूरी तरह विस्तृत रूप में लिखते हैं। यह निबंध का प्रमुख अंग है। यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। अर्थात यहाँ पर आप कुछ अनुच्छेद लिखते हैं, कुछ अलग अलग पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें आप अपने विषय को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबंध दिखाई दे, अर्थात संबंधित दिखाई दे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई दे। और यह तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता होगी, जब विचार आपस में जुड़े हुए होंगे। अगर एक तरफ आपके विचार कहीं बच्चों की शिक्षा को लेके जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो दो अलग टाइप के विचार आपस में संबंधित होकर नजर नहीं आएंगे। आपके विचार जुड़े हुए होने चाहिए, अनुच्छेद आपस में संबंधित होने चाहिए, तभी आप कार्य कर पाएंगे। तीसरा, उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग होता है। यह निबंध का आखिरी अनुच्छेद होता है। यहां तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहां तो निबंध में कही गई सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसमें अंत में आपने जो भी निबंध में लिखा है उसका सारांश, उसका शॉर्ट आप प्रस्तुत करते हैं। इस तरह आपके निबंध का अंत हो जाता है, आपका निबंध समाप्त हो जाता है। निबंध की अवस्थाओं में हमने निबंध की 3 अवस्थाएं पढ़ी, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा जब आप पेपर करते हैं कि निबंध की जब विस्तार लिखते हैं उसमें बीच में आप 4-5 अनुच्छेद लिखते हैं, 6-7 लिखते हैं, तो उनके मुख्य बिंदुओं को आप अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि अंडरलाइन मुख्य बिंदु पढ़कर टीचर बहुत आसानी से चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे देती है। अगर आप मुख्य बिंदु नहीं लिखते तो कई बार आपकी बात सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आती। तो मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे निबंध के भेद। 3 प्रकार के निबंध होते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। पहला, वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें वस्तुओं, स्थानों, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें हम वर्णन करते हैं, उदाहरण के लिए होली का वर्णन करना, दशहरा, वर्षा ऋतु आदि पर लिखे गए निबंध। इसमें हम वर्णन करते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, होली के बारे में बताते हैं कि वो कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या परंपराएं निभाई जाती हैं। नंबर 2, विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में हम घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों का परिचय आदि प्रस्तुत करते हैं। नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि पर लिखे गए निबंध इसी प्रकार के निबंध होते हैं। इन निबंधों में हम घटनाओं, यात्राओं या व्यक्तियों के परिचय को विवरण करते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 3, विचारात्मक निबंध। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो विचारों पर आधारित हो, ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि पर लिखे गए विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक निबंध विचारात्मक निबंध की कोटि में आते हैं। विज्ञान से लाभ हानि, दूरदर्शन, शिक्षा, मित्रता, निंदा आदि इसी प्रकार के निबंधों के उदाहरण हैं। जहां आप अपने विचार प्रकट करेंगे, उस वही विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाएंगे।
सामान्यतः हमने निबंध के 3 भेद पढ़े। इसके अलावा भी कुछ अन्य भेद आप अन्य किताबों में देख पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लेखक ने अलग अलग निबंध के भेद स्वीकार किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ भेदों की चर्चा कर सकते हैं, जैसे व्यंग्यात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में समाज की बुराइयों पर व्यंग्य किया जाता है। आर्थिक विषमता, धार्मिक पाखंड पर व्यंग्य किया जाता है, इसीलिए इन्हें व्यंग्यात्मक निबंध भी कहा जाता है। अगला भेद हम मान सकते हैं आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध वह निबंध होते हैं जो हम स्वयं के लिए लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा मेरा बचपन, तो मेरा बचपन आत्मपरक निबंध है, क्योंकि उसमें मैंने अपने बारे में लिखा है। या मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी प्रथम रेल यात्रा, इस प्रकार के अन्य निबंध भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी हम एक श्रेणी बना सकते हैं जिसे हम भावात्मक निबंध बोलते हैं, जिसमें हम भावुक होकर जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम चांदनी रात पे लिख रहे हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स उजागर हो जाएंगी और हम उसके बारे में लिखेंगे। या हम बुढ़ापे के बारे में लिख रहे हैं, या हम यौवन के बारे में लिख रहे हैं, या हम किसी की जुदाई के बारे में लिख रहे हैं। अगर हम ऐसा कोई निबंध लिख रहे हैं तो वह भावात्मक निबंध की कोटि में आ जाएगा। देखिए, मूलतः निबंध के हमने 3 भेद पढ़े हैं, लेकिन उसके अलावा भी अन्य भेदों की चर्चा मैंने की है। उम्मीद करती हूं आपको निबंध अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।